लॉकडाउन का फैसला आज कल सीएम ने की थी हाई लेवल मीटिंग। आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लिया जाएगा फैसला। बिहार में कोरोना से थोड़ी राहत। बीते 24 घंटे में 11,407 नए पॉजिटिव केस, 82 संक्रमितों की गई जान, 13,603 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने की मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर का दर्जा देने की मांग। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर बेहतर इलाज की मांग। सीएम सोरेन ने से जल्द निर्णय की अपील। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मची अफरा तफरी। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाए लापरवाही के आरोप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू में करने के तमाम प्रयास बेअसर होते जा रहे हैं। बावजूद इसके मई माह में थोड़ी राहत की खबर आई है। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर थोड़ी राहत के संकेत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,407 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि रिकॉर्ड 13,603 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। इस तरह नए केस की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2,196 से अधिक रही। इसके कारण एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 1,07,667 रह गई है। हालांकि कोरोना के कम नए केस मिलने का मुख्य कारण जांच का कम होना है। पिछले 24 घंटे में 72,658 सैंपलों की ही जांच हुई। इस तरह संक्रमण दर 15.70% रही, जो रविवार की तुलना में अधिक है। हालांकि ये 30 अप्रैल की रिकॉर्ड संक्रमण दर 16.15% से थोड़ा कम है। तो वहीं 82 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से मामले देखने को मिल रहे हैं, संक्रमण बढ़ता हुआ दिख रहा है, जितनी बड़ी संख्या में संक्रमण बढ़ रहा है और जांच जिस संख्या में हो रही है, तो क्या जिस संख्या में मरीज आ रहे हैं, जांच का कम होना बताया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आज पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे देश के हालात खराब हैं। देश के हालात की बात करें तो भारत में 15 महीने के इस कोरोना टाइम में कुल मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार हो गई है। 2.02 करोड़ हो गई है। इनमें से 1.66 करोड़ ठीक हो गए, ये अच्छी बात है। लेकिन 35 लाख अभी भी इलाज करवा रहे हैं जो बेड पर है। और दुख की बात यह है कि 2.22 यानी कि 2.25 लाख लोगों को बचाया नहीं जा सका है। यानी कि टोटल आंकड़ा पूरे देश में सोचिए 130 करोड़ 135 करोड़ की आबादी है और इस आबादी में 2 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ये संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा है। और इस खतरे में अगर पिछले 1 साल की बात करें तो ये सिचुएशन है जिसमें 1.66 करोड़ लोग ठीक हुए, अच्छी बात है। लेकिन ये दुख की बात है कि 2.22 लाख लोगों को बचाया नहीं जा सका। भाई, अगर बिहार में कोरोना की बात करें तो सबसे चिंता का विषय है कि 1 महीने के अंदर ही, यानी आज से ठीक 1 महीने पहले जो स्थितियां थी, आज अगर 4 मई है तो 4 मार्च से अगर हम जोड़े तो 1 महीने के अंदर ही ये 2 गुने हो गए हैं, मतलब कि जस्ट डबल हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में ना तो सरकार, ना स्वास्थ्य सेवा, ना मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो अब तक 2 गुने नहीं हुए हैं, डबल नहीं हुए हैं। तो आखिर कैसे इन डबल हो गए मरीजों का इलाज कर पाएगा बिहार? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है। पहली लहर आपको याद होगा कि 207 दिन में 2 लाख मरीज हुए थे। वही दूसरी लहर सिर्फ और सिर्फ 18 दिन में, मतलब कि 207 दिन आप अंदाजा लगाइए कि पहली लहर में 207 दिन, यानी कि करीब करीब 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा था। लेकिन दूसरी लहर में ये 18 दिन में ही 2 लाख केसेस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है बिहार के लिए। बिहार में 24 घंटे में 11,407 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, उसमें 82 लोगों की मौत हो गई है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जो 82 लोगों की मौत हुई है उसमें पत्रकार भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, हर उम्र के लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेहद चिंता का विषय है। और इस चिंता की घड़ी में सरकार सिर्फ और सिर्फ, आज देखिए क्या होता है, लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है तो ठीक है,
वरना फिर अभी ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे। जी जी बिल्कुल गौतम, लेकिन इस दौरान ये भी खबर सामने आई है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां पर जिस शहर में, जिस जिले में एक भी कोरोना केस पहले नहीं था, एक जिस तरीके से आपने 1 महीने पहले का जो रिकॉर्ड उठाया है, उसमें 1 महीने पहले जिस जिले में, जिस शहर में एक भी एक्टिव केस नहीं थे, वहां पर अब लोगों की मौत हो रही है, वहां पर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कई ऐसे जिले थे जहां पर पिछली बार कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी, खास करके जो अरवल, शिवहर जैसे जो इलाके थे, वहां पर इसका संक्रमण का दायरा नहीं था। लेकिन इस बार तो शायद ही कोई ऐसा, आप जिला तो छोड़िए, शायद ही ऐसा कोई प्रखंड है जहां पर ये संक्रमण के मरीज ना मिले हो। तो अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जब ये संक्रमण अब पंचायत लेवल पर पहुंच गया, तो क्या आप पंचायत लेवल पे या पंचायत स्तर पे से छोड़िए, बिहार में कुल जहां तक मुझे याद है 543 ब्लॉक हैं, तो 543 ब्लॉकों में क्या सरकार ने उतने अस्पताल की व्यवस्थाएं की है? नहीं की है। तो सरकार को ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्योंकि अब ब्लॉक लेवल से, पंचायत स्तर से जो मरीज हैं उनकी संख्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और चिंता इसलिए भी जो कि आज भी स्वास्थ्य आजादी के इतने साल भी अगर अस्पतालों की स्थिति देखें, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति देखें, तो पीएमसीएच, एनएमसीएच को छोड़ दे तो या आईजीआईएमएस को जोड़ ले या उसके बाद एम्स को जोड़ ले, तो 4 या 5 ऐसे बड़े अस्पताल है जो पूरे बिहार के लिए लैंडमार्क है। लेकिन कहीं ना कहीं नए जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे आपको ऑक्सीजन की दवा व्यवस्थाएं करनी होगी। हालांकि कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कों पर दौड़ते हुए गाड़ियों के काफिलों के बीच से होकर गुजर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब वो देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे व्यवस्थाएं होगी। होटल, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स ग्राउंड, वहां भी उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाएं होगी। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके बनिस्पत, उसके अनुपात में शायद बहुत मुश्किल है। और ये अच्छी बात है कि राज्य भर में करीब 24 घंटे में 13,603 मरीज ठीक हुए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कुछ करना है। और सबसे ज्यादा मामले आपको पता ही है कि पटना में 2028 मामले आए हैं। उसके बाद कल तक गया था, लेकिन आज गया से आगे निकल गया है वैशाली। गया में आज पिछले 24 घंटे में 662 हुए हैं, तो वैशाली हाजीपुर में 1035। उसके बाद आप भागलपुर का नंबर आता था, लेकिन इस बार मुजफ्फरपुर का नंबर है जहां पर 653। वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण की बात करें तो 549, बेगूसराय की बात करें तो 510 और सहरसा में 499, यानी 450। तो राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,407 नए मामले सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मामले 72,658 सैंपल की जांच हुई, यानी कि जो आंकड़ा से मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 1 लाख सैंपल की जांच होनी चाहिए, वहां पर अभी भी आप 28,000 सैंपल की जांच से पीछे हैं। इसलिए भी ये आंकड़े कम हो सकते हैं। गौतम, तो कहीं ना कहीं क्या जांच कम होना इसकी वजह बताया जा रहा है कि आंकड़े भी कम देखने को मिल रहे हैं अब? बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि तकरीबन 1 लाख सैंपल की जांच रोज हो, लेकिन आप देखिए 72,658, यानी कि अभी भी आप पीछे हैं। तो यह 15.69% संक्रमण दर है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 13,603 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसलिए पहली बार जो एक्टिव मामलों की संख्या है वो बढ़ने के बजाय घट गई है, यानी कि राज्य में रविवार को कुल 1,09,945 सक्रिय मामले थे, जो सोमवार को घटकर 1,07,667 हो गए। ये अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से आज एक बड़ा और कैसे कड़ा निर्णय ले पाते हैं, ये देखना होगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि अब इससे निपट पाना, आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो 5 लाख के पार हो गए हैं, और अब ये चिंता का विषय पूरे बिहार। गौतम, सरकार तो तमाम दावे करती है कि तमाम सुविधाएं प्रत्येक अस्पताल में मौजूद है और किसी को भी परेशानी इस दौरान नहीं होगी। जिस चीज की कमी होगी सरकार की तरफ से पूरी की जा रही है, तो कमी कहां पर रह रही है कि मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं? देखिए, कमी मैंने पहले ही कहा कि इस बार का जो कोरोना है वो
पिछले साल के कोरोना से अलग है। इस बार कोरोना का कहर नहीं, लहर है, लहर नहीं कह सकते हैं कि एक कोरोना का कहर है। पिछली बार लहर था, इस बार कहर है। और मैंने पहले ही बताया था कि जिस तरह से कोरोना इन दिनों बिना किसी दूसरे इलाकों के जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती थी उससे कोरोना पाए जाते थे, और वो उनकी तादाद पॉजिटिव होती थी। पता चल जाता था कि अगर वो विदेश से आया है, बाहर से आया है या संक्रमित होकर गया है तो पॉजिटिव होना उसका स्वाभाविक था। उसकी एक ट्रैवलिंग हिस्ट्री होती थी। मगर ये पहला ऐसा मौका है जब कोरोना फेज 2 में आप देखिए कि ना तो किसी की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, इवन कि लोग कई महीनों से बाहर नहीं निकले, वैसे कैसे जा रहे हैं। यानी कि आसपास हवाओं में ड्रॉपलेट्स के जरिए या जो भी कहना है उसको, हवाओं में, फिजाओं में या जो भी एटमॉस्फेयर में, ये शुमार है कहीं ना कहीं ये संक्रमण का दायरा जो है ना बड़ा है, और कोरोना बहुत मजबूती के साथ पैर पसार रहा है। ऐसे में उतनी मजबूती के साथ आप ना तो आप पहले आपने देखा होगा कि पहले तो इसमें हवाई जहाज और उसके जरिए भी कुछ सैनिटाइजर गिराए जाते थे ताकि हवाओं में जो है बदलाव हो, अच्छी हवा हो। तो इस बार वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से अब तक देखने को मिला, ना राज्य सरकार की तरफ से। जबकि बिहार से 40 लोकसभा सीट में 39 पर लोग बिहार के सत्ता दल के नेताओं का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री में बिहार के बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसे में बिहार को बचाना, बिहार को संभाल पाना सिर्फ घोषणाओं से या फिर कहते में से नहीं काम चलेगा। इस बार जनता देख रही है, और हर घर के, हर आसपास के घर के लोगों की जो जाने गई है उससे आहत है, लोग बहुत आहत है। किसी के घर के परिवार के लोगों का चले जाने के बाद जिस तरह से लोग ने दम तोड़ा है, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाओं के अभाव में, वेंटिलेटर के अभाव में, इवन की अस्पताल जाने के दौरान भी एम्बुलेंस की कमी के कारण बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको व्यवस्थित नहीं कर पाई है सरकार। और सिस्टम भी बिल्कुल अप टू डेट नहीं है, पूरी तरीके से अप टू डेट नहीं है कि आप 104 डायल करें, आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगा, एम्बुलेंस आपको सीधे अस्पताल ले जाएगा, अस्पताल ले जाके सीधे एडमिट कर देगा। वहां पर आपको लगना होगा, अस्पताल कुछ नहीं करेगा। अस्पताल के अंदर तो लोग कहने लगे कि आप ऑक्सीजन साथ लेके आइए तब जाके यहाँ व्यवस्थाएं होगी। मतलब मरीज अगर आप हैं तो आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, पुर्जा लिख देंगे, आपको दवाई लेके आनी है। अब दवा दुकान में नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये तमाम ऐसे सवाल है जिसके जवाब भी देने होंगे। लेकिन अभी सरकार सिर्फ देख रही है, सुन रही है, और सरकार आगे क्या निर्णय लेती है आज देखिए। बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, शायद लॉकडाउन की संभावना है, लेकिन जिस तरह से IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने और कई ऐसे सामाजिक संगठनों ने भी लॉकडाउन करने की मांग की है। जी बिल्कुल गौतम, सरकार के फैसले पर ही अब सबकी नजरें टिकी हुई है कि सरकार अब क्या फैसला लेती है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सरकार अब क्या फैसला लेती है, इस पर ही सबकी निगाहें टिकी है कि सरकार के द्वारा अब इस पर क्या कुछ पहल की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मंजुनाथ भजंत्री देवघर के नए उपायुक्त होंगे। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटाया गया था। उनके स्थान पर नैन्सी सहाय को उपायुक्त बनाया गया था। सोमवार को कार्मिक विभाग ने मंजुनाथ भजंत्री को फिर से देवघर उपायुक्त के पद पर पदस्थापना की अधिसूचना जारी की। नैन्सी सहाय को स्थानांतरित करते हुए उनके पुराने पद निदेशक पशुपालन पर पदस्थापित कर दिया गया। उन्हें मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर 15 दिनों के भीतर इस मामले में जवाब मांगा है।
वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एस टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का, सभी पदाधिकारियों का, तो प्राथमिकता वो रहेगी। और दूसरा अभी जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित जो काउंटिंग है उसकी तैयारी। तो आपको बता दें कि मंजुनाथ भजंत्री को फिर से देवघर का उपायुक्त बनाया गया है। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के दरमियान उन्हें चुनाव आयोग के निर्देश पर हटा दिया गया था। उनके स्थान पर नैन्सी सहाय को उपायुक्त बनाया था। सोमवार को कार्मिक विभाग ने मंजुनाथ भजंत्री को फिर से देवघर की उपायुक्त के पद पर पदस्थापना की अधिसूचना जारी की है। नैन्सी सहाय को स्थानांतरित करते हुए उनके पुराने पद निदेशक पशुपालन पर पदस्थापित कर दिया गया। उन्हें मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन झारखंड का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। बता दें कि गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की विशेषाधिकार हनन की नोटिस पर लोकसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी। लोकसभा सचिवालय के उप सचिव बाला गुरु ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय और झारखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर 15 दिनों के अंदर इस मामले में जवाब मांगा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, इस दौरान एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नैन्सी सहाय, जिनका हाल ही में तबादला किया गया था देवघर के उपायुक्त के पद पर, 7 दिन के अंदर ही इनका तबादला फिर से कर दिया गया, क्यों? देखिए, ये जो पूरा खेल है ये सिर्फ का खेल है, यानी अहम हावी हो गया था, क्योंकि जिस तरह से देखे कि चुनाव आयोग ने ये आरोप लगाया था मंजू भजंत्री पे, जो में डीसी थे, उन पे आरोप लगाया गया था कि जो उपचुनाव हुए थे मधुपुर में, उसमें उनकी भूमिका जो थी वो संदिग्ध। भाजपा ने यह आरोप लगाया था चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग जब तक चुनाव परिणाम नहीं हुआ था तब तक मधुपुर में प्रभावी था। तो उन्होंने ये निर्देश दिया था राज्य सरकार को कि आप चुनाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उनकी भूमिका जो है संदिग्ध नजर आ रही है, ऐसे में आप उनको वहां से तुरंत ट्रांसफर करें। जिसके बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया, क्योंकि चुनाव आयोग का निर्देश था मधुपुर में काउंटिंग होना था, उसको लेकर और देवघर के अंदर में ही मधुपुर आता है देवघर जिले में। तो चुनाव आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि मंजू भजंत्री को वहां से हटाकर नैन्सी सहाय, जो कि पहले भी देवघर की डीसी थी, उनको पोस्टिंग की गई थी वहां। लेकिन जैसे ही काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हुई और चुनाव आयोग का जो प्रभाव था वो खत्म हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने जो पूर्व के निर्णय थे उनसे ही फिर से मंजू भजंत्री को देवघर का डीसी बना दिया, नैन्सी सहाय को वापस उनके विभाग में वहां भेज दिया। आज पूरा ये जब सरकार पे आरोप लगा था, विपक्ष ने ये आरोप लगाया था कि जो डीसी हैं वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो इनाम तो उन्हें मिलना ही था कि सरकार उन्हें वापस उस जगह को भेजती, क्योंकि सरकार के दिशा निर्देश पर जो आरोप लग रहे थे उससे ही मंजू भजंत्री काम कर रहे थे।
अब देखेंगे कि अगर आप देखेंगे जो आरोप लग रहे थे, उस आरोप में अगर सच्चाई की बात करें तो जैसे ही मंजू भागीरथी का ट्रांसफर पुनः देवघर में कर दिया गया, तो ये आरोप की भी पुष्टि हो जाती है कि सरकार के दिशा निर्देश पर और सरकार को कुछ फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से ही वो काम कर रहे थे। तभी उन्हें सरकार ने इनाम के तौर पे वापस देवघर का डीसी बना दिया। तो राजनीति में ये सब चलते रहती है और इसी का एक हिस्सा है कि फिर से जो मंजू भागीरथी डीसी थे देवघर के, उनको वहां पोस्टिंग कर दिया गया। जी राजीव जी, लेकिन अब निशिकांत दुबे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, नोटिस भेज दिया है उन्होंने सीधा। देखिए, एक मामला तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरह से अगर चुनाव आयोग ने ये कहकर टिप्पणी की थी कि जो वर्तमान में डीसी हैं देवघर के, उनको हटाया जाए क्योंकि वो राज्य सरकार के एक पक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं, ये कहते हुए अगर चुनाव आयोग ने टिप्पणी की थी तो ये गंभीर मामला था। किसी भी अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो अधिकारी के लिए जो सर्विस का कोड ऑफ कंडक्ट है वो कहीं से भी फुलफिल नहीं होता है। अब इस तरह के आरोप लगने के बाद उनको हटाया गया और फिर चुनाव की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उनको वापस ला दिया गया है। तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष ये लगातार आरोप लगाते रहा है कि जो देवघर के डीसी मंजू भागीरथी वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आगे भी कोई मामला होगा तो वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे और विपक्ष इस बात को लेकर परेशान है और इसीलिए वो आरोप लगा रहा है और इस तरह की मांग कर रहा है। जी, इस दौरान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका जवाब मांगा कि क्यों उनका तबादला इतनी जल्दी किया गया है। तो उप सचिव जो है लोकसभा के, उन्होंने मुख्य सचिव से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। देखिए, चुनाव अब निशिकांत दुबे जो है वो सांसद हैं और लोकसभा में अपनी मांगों को वो रखे हैं, तो लोकसभा की तरफ से एक जो सरकार से जवाब मांगा गया है और ये प्रक्रिया भी एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी प्रक्रिया है कि आखिर भाई आपने जिनको हटाया, जिन पर चुनाव आयोग ने टिप्पणी की थी, उनको फिर से वापस क्यों लाया गया है और इतनी जल्दी ट्रांसफर करने की और वापस पोस्टिंग करने की क्या जरूरत थी। ये राज्य सरकार पे जो आरोप बनता था और जो मामला बनता था निशिकांत दुबे ने वो किया है। अब देखना है कि राज्य सरकार इसे क्या जवाब देती है, मुख्य सचिव क्या जवाब देते हैं और राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में आगे क्या होती है और कितनी राजनीति और इस मामले को लेकर ये भी देखना बाकी है। जी राजीव जी, लेकिन इस दौरान एक बड़ा सवाल भी ये खड़ा होता है कि उपचुनाव जो हुए हैं मधुपुर में, क्या इसी दौरान जो तबादले का दौर चला है उपचुनाव के लिए ही क्या ये किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए कोई भी राज्य में या कोई भी जिलों में जब अगर चुनाव होते हैं, खासकर उपचुनाव होता है, तो जिस पार्टी की भी सरकार होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, भाजपा की हो या फिर महागठबंधन की हो, जिस भी पार्टी की सरकार होती है वो चाहते हैं कि अधिकारी जो उस जिले में हो, उस विधानसभा क्षेत्र के आसपास हो, थानेदार हो या फिर बीडीओ हो, सीओ हो, जितने भी अधिकारी हो वो उनके ही गुट ग्रुप के हो। ये कोई भी पार्टी चाहता है जिसकी सरकार होती है। महागठबंधन के लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा कि अपने जो गुट के लोग होते हैं ताकि उनको चुनाव में फायदा मिले, ये कह सकते हैं कि प्रक्रिया का हिस्सा बन गई है इस तरह की बातें। तो उन्होंने भी यही किया और अधिकारियों का तबादला अपने अनुसार हर कोई करता है जिसकी भी सरकार होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मंजूनाथ भागीरथी को फिर से देवघर का उपायुक्त बनाया गया है और नैन्सी सहाय का तबादला कर दिया गया है। कई बड़े सवाल लेकिन इस दौरान खड़े होते हैं कि क्यों इस दौरान बार बार ये तबादले किए जा रहे हैं।